हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आप बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी के समक्ष पुनः बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित है। जैसा कि विद्यापीठ के तरफ से आप सभी को कमिट किया गया है कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके समक्ष लाए जाएंगे जो फुल्ली कॉम्पिटिटिव हैं और जिनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और इसको जब एनालाइज किया जाएगा तो इससे रिलेटेड सभी सवाल आपके बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 65 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि एक कोशिकीय जीवों के संबंध में निम्न में सही कथन को चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू और इन कॉन्टेक्स्ट विथ एक कोशिकीय जीव, जिसको कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर एनिमल, या सरल शब्दों में बायोलॉजी की भाषा में इन्हें प्रोटोजोआ भी कहा जा सकता है। तो एक कोशिकीय जीव जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है उन्हें यूनिसेलुलर एनिमल कहा जाता है। और इनसे रिलेटेड जो कथन कहे गए स्टेटमेंट्स हैं उनमें कौन सा सही है? तो पहला है, इनमें ऊतक समन्वित होकर कार्य करते हैं। ये गलत है। ऊतक, जिसको अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट सेल के कंबाइंड होने से होता है। और डिफरेंट सेल कोऑर्डिनेट होकर के वर्क जो करते हैं वो मल्टी सेलुलर एनिमल में, ना कि यूनिसेलुलर में, क्योंकि उनके पास एक ही कोशिका होता है। और ऊतक कोशिकाओं का समूह है, तो यह कैरेक्टर मल्टी सेलुलर एनिमल का होता है, यानी बहुकोशिकीय जीव का होता है, ना कि एक कोशिकीय जीव का। ये गलत है। दूसरा है, इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल होती है, ये भी गलत है। ये श्वसन तथा प्रजनन की क्रिया करते हैं। बिल्कुल, ये रेस्पिरेशन भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे कि अन्य जीव जंतु करते हैं। तो इनमें तीनों स्टेटमेंट में सही है सी, ये श्वसन तथा प्रजनन की क्रिया करते हैं। और ऊपर वाला दोनों गलत है। सही कथन को चुनना है तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 पूछता है कि निम्नांकित में कौन कोशिका के केंद्रक का भाग नहीं है? Which among the following is not a part of nucleus? हम सभी पढ़ते हैं कि कोशिका में एक केंद्रक होता है जिसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो केंद्रक का कौन भाग नहीं है यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, केंद्रिका, गुणसूत्र और जीव। राइबोसोम जो होता है यह केंद्रक का भाग नहीं होता है, यह केंद्रक के बाहर होता है राइबोसोम। और इसकी बड़ी भूमिका होती है जो आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं हम लोग अभी। तो राइबोसोम केंद्रक के बाहर होता है, यह केंद्रक का अंग नहीं है। और ये जो है केंद्रिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। और केंद्रक के अंदर ही एक छोटी सी रचना होती है जिसको केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये केंद्रक के अंदर होता है। गुणसूत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम, तो हम लोग पढ़ते हैं कि केंद्रक के अंदर धागे जैसी रचना होती है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, या हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। और इसी गुणसूत्र पर जीन जैसी जीन नामक रचना होती है, जीन नामक रचना होती है। तो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर है, केंद्रक का अंग है। गुणसूत्र पर ही जीन है, तो यह भी केंद्रक का अंग है। और केंद्रक के अंदर ही एक छोटी सी रचना केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है। तो ये तीनों केंद्रक के भाग हैं। और पूछ रहा है कि भाग नहीं है, तो नहीं है तो राइबोसोम नहीं है।
प्रश्न के मार्क, जैसे हम लोग आजकल क्या होता है, बच्चा लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो खाली ऑप्शन को रट लेता है, लेकिन जब तक आप रिलेटेड चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपके पर्पस सॉल्व नहीं होगा। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों न एक बार बढ़िया से एनालाइज करके पढ़ लिया जाए। जैसे जितने भी रिलेटेड, मेरा बिलीव है कि जैसे सेल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो सेल के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सेल का आपके पास आ जाएगा, केवल डिस्कशन को गौर से सुना। तो इसका आंसर हो गया 67 का राइबोसोम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की लंबाई चौड़ाई को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, किस यूनिट में बताया जाता है कि कोशिका की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो यह फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर में कोशिका की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त किया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न 69 क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कोशिका झिल्ली के संबंध में सही नहीं है। कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। पूछ रहा है प्रश्न कि सेल मेम्ब्रेन के संबंध में कौन करेक्ट नहीं है, कौन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। It is also known as selective membrane and it is correct, यह सही है। क्यों भाई? तो झिल्ली का काम ही है कि कोशिका के अंदर पदार्थों के पारगमन यानी आने जाने की क्रिया को नियंत्रित करना। यानी कोशिका के अंदर जो विभिन्न पदार्थ जाते हैं और बाहर आते हैं तो वो कोशिका झिल्ली के थ्रू ही जाते हैं। कोशिका झिल्ली सभी को नहीं जाने देता है, कुछ चीज को जाने देता है, कुछ चीज को नहीं जाने देता है, यानी सेलेक्ट करके जाने देता है, चयन करके जाने देता है। हेंस सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, चयनात्मक झिल्ली। तो यह सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, यह प्रोटीन तथा लिपिड का बना होता है। बिल्कुल सही है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है कोशिका झिल्ली, यह प्रोटीन एंड लिपिड, और लिपिड का मतलब कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फैट वसा, या इसी को कभी कभी घुमा देता है, लिपिड और प्रोटीन न लिख करके लिख देता है लाइपोप्रोटीन। एक ही बात हुई, लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है लाइपोप्रोटीन। तो या तो ऑप्शन में अलग अलग लिपिड और प्रोटीन टर्म रहता है और नहीं तो लाइपोप्रोटीन रहता है, दोनों सेम बात हो गई। ये भी सही है। और सी ऑप्शन है, यह केवल प्राणी कोशिका में होता है। ये दोनों में होता है, यह प्राणी कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है। हाँ, कोशिका भित्ति की जब बात करें, सेल वॉल की जब बात करें तो यह केवल पादप कोशिका में होता है, प्राणी कोशिका में नहीं होता है। और सेल मेम्ब्रेन की जब बात करें तो यह प्राणी कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है, इसीलिए यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पूछ रहा है सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्न में कौन सी रचना पादप कोशिका, प्लांट सेल, प्राणी कोशिका, एनिमल सेल तथा जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल तीनों में देखे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न कि वह कौन सी रचना है जो तीनों में उपस्थित होता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी और बैक्टीरियल सेल में भी। तो देखिए कि पहला है हरित लवक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, हरित लवक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम सभी जानते हैं कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, लवक, वर्ण, यानी जो कलर को डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट में है तो लीफ ग्रीन कलर का होता है, लेकिन फ्लावर, फ्रूट ये डिफरेंट कलर के होते हैं। कुछ प्लांट के लीफ भी डिफरेंट कलर के होते हैं। तो प्लांट में कलर को डिसाइड करने के लिए प्लास्टिड्स होते हैं और उनमें एक होता है हरित लवक, जिसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। इसी में क्लोरोफिल होता है।
तो क्लोरोप्लास्ट जो है यह ग्रीन कलर को डिसाइड करता है, और ये प्लांट सेल का कैरेक्टर है, एनिमल सेल में नहीं होता है ये। तो ये चूंकि तीनों में जो होता है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है कोशिका भित्ति। तो हम सभी जानते हैं सेल वॉल ऑलवेज प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। इसके बाद है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होता है यह प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल में नहीं होता है, जीवाणु की कोशिका में नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं कि सेल रचना के दृष्टिकोण से सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जिस प्राणी का शरीर प्रोकैरियोटिक सेल से बना है उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है, और ये सूक्ष्म जीव, अविकसित जीव होते हैं। और जिनका शरीर यूकैरियोटिक सेल से बना होता है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं, जो विकसित प्राणी होते हैं जैसे हम लोग। अब है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है? तो प्राइम डिफरेंस याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, जिसको प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, आदिम कोशिका भी कहते हैं, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आदिम कोशिका कहते हैं। इनका जो मटेरियल है यह वेल बॉन्ड, यानी कोशिका झिल्ली से बंधा हुआ नहीं होता, कोशिका झिल्ली होता ही नहीं, ओपन होता है। फिर एनिमल सेल में चले जाइए तो इनमें इनका जितना भी मटेरियल है यह कोशिका झिल्ली से बॉन्डेड होता है ना। तो अब है कि कोशिका झिल्ली जो होता है यह एनिमल सेल और प्लांट सेल में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता है। और आपको चुनना है वह चीज जो तीनों में होता है। तो बच गया केंद्रक, न्यूक्लियस, और ऑब्वियसली यह तीनों में होता है। हेंस आंसर विल बी डी, nucleus is present in these three cells: in plant cell, in animal cell, and in cell of bacteria. Hence, answer will be D, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्न में कौन राइबोसोम के संबंध में सही नहीं है? प्रश्न इस प्रकार से रखे जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, सभी पूछे गए होते हैं। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए हल्का फुल्का चेंज कर दिया जाता है ऑप्शन में, क्योंकि बच्चों में कुछ नयापन अगर नहीं हो और बच्चे इनोवेटिव नहीं हो तो आज के समय में प्रश्न नहीं बन सकता है। एक ही आप देखिए बिहार में जितने भी एग्जाम हो रहा है, पहले क्या होता था? पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे बच्चा लोग, वो किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हूबहू ला के रख दिया जाता था। अब ये प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई है। अभी देखिए दरोगा का एग्जाम हुआ है, अभी बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ है, और देख लीजिए आप कि उसमें आपको टीचर का एग्जाम सबसे बेहतर एग्जाम पर एकदम इनोवेटिव क्वेश्चन और नया नया क्वेश्चन फ्रेम करके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर पूछे जा रहे हैं। आपको अपने पढ़ाई को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। सर्वाइव वही कर सकता है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को फिट साबित करे, बदलते परिवेश के अनुकूल अपने आप को बदले। तो प्रश्न के स्वरूप बिहार में बिल्कुल स्तरीय हो चुके हैं। आपके पढ़ाई का स्वरूप भी स्तरीय होना चाहिए, सभी प्रकार के प्रश्न को बनाने की एबिलिटी आप में आनी चाहिए। अब देखिए ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन राइबोसोम के संबंध में सही नहीं है? Which among the following is not correct about राइबोसोम? यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक है, ठीक है। दूसरा है यह केंद्रक के साथ जुड़ा होता है। तीसरा है इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। और चौथा है यह मंड, स्टार्च जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। अब इनमें सही नहीं है ये चुनना है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पढ़ते हैं ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि which cell organelle is known as site of protein synthesis? किस कोशिकांग को प्रोटीन के निर्माण का स्थल कहा जाता है? तो निश्चित रूप से यह राइबोसोम
जोम ही है, और राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण का स्थल है, तो इसको यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक है, यह सही है। दूसरा है यह केंद्रक के साथ जुड़ा होता है, गलत है, यह केंद्रक के साथ नहीं जुड़ा होता है, यह जुड़ा होता है अंतः प्रद्रवी जालिका। हिंदी विज्ञान में थोड़ी जटिल है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन ध्यान रखें, जो अच्छे बच्चे होते हैं सॉलिड, वो भाषागत समस्या लेके नहीं चलते, क्योंकि प्रश्न को समझने के लिए कहीं अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है और कहीं हिंदी भी समझा देता है। अंग्रेजी नहीं समझा पाता है लेकिन हिंदी में बढ़िया से समझ जाते हैं। तो भाषागत समस्या अगर आपके पास है तो ये समस्या है, इसको सुधारने का प्रयास करें। इसीलिए हम लोग जब भी पढ़ाते हैं तो दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि भाषागत समस्या ना रहे, और अच्छे बच्चों में ये नहीं हो देखे जाते है ना। तो देखिए कि यह केंद्रक के साथ जुड़ा होता है, नहीं, यह न्यूक्लियस के साथ नहीं जुड़ा होता, यह अंतः प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप देखते हैं कि कोशिका के अंदर नलियों का एक इरेगुलर अनियमित जाल होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब उसका दो भाग होता है, स्मूथ एंड रफ। तो जो रफ है क्यों, क्योंकि उसी पर राइबोसोम होता है, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है, ना कि न्यूक्लियस के साथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग हो गए, भी याद रखिएगा। इसीलिए डिस्कशन को मेनली ध्यान में रखें तो सब सवाल आपके बनेंगे, मेरा विश्वास है, इवन गारंटी है। केवल कंसंट्रेट होकर सभी बात को समझें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग है, एक रफ और एक स्मूथ, यानी चिकना और रुक्षांश। तो जो रुखड़ा है, जो रुक्षांश है, इसीलिए वहां पर एकदम दाना दाना जैसा, डॉट डॉट जैसा राइबोसोम सटा रहता है, तो रुखड़ा हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जहाँ राइबोसोम नहीं होता है वह स्मूथ चिकना होता है, यह राइबोसोम के साथ जुड़ा होता है, ना कि इसके साथ। इसलिए गलत हो गया। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। नो नो नो, इट्स नॉट कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। इनफैक्ट न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल और साइट ऑफ कंट्रोल। तो ब्रेन ऑफ सेल जो होता है, जैसे हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग फैक्टर ब्रेन है, इसी तरह से पूरे सेल का जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो उसका न्यूक्लियस है। हेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, राइबोसोम इज नॉट। तो ये भी गलत हो गया। और यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये सही है। हालांकि प्राइम वर्क इसका यही है, लेकिन यह स्टार्च के सिंथेसिस में भी सहयोग करता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि सही नहीं है, तो पहला सही है, चौथा सही है, और गलत हो गया 2 और 3। तो इसमें आंसर होगा केवल 2, 4, केवल 2, 3, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल का उपयोग किस कोशिकांग के अध्ययन में होता है। और एक बात और भी याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, जो उसका एरिया बना हुआ है। अब देखिए कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के घोल का उपयोग किस कोशिकांग के अध्ययन के लिए होता है। तो यह होता है आपको गोल्जी बॉडी के स्टडी के लिए, आपको सिल्वर नाइट्रेट नामक घोल का उपयोग होता है गोल्जी बॉडी के स्टडी के लिए, जिसको गोल्जी उपकरण कहते हैं। इसके बाद है निम्नांकित में किसे सजीव के अंदर निर्जीव कहा जाता है। नॉन लिविंग, विद इन, लिविंग भी। बाय गुडनेस, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि कोशिका सजीव है और कोशिका के अंदर एक ऐसी रचना है जो निर्जीव है, तो सजीव के अंदर निर्जीव। और यह रचना कौन, यह रचना है सेल वॉल, जो सेलुलोज का बना होता है। यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन का बना होता है। तो सेल वॉल को निर्जीव, सेल वॉल निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, और ये लिविंग सेल का पार्ट होता है।
हैंस सेल वॉल को सजीव के अंदर निर्जीव कहा जाता है। हैंस आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। निम्नांकित में किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? निम्नांकित में किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक और। तो क्वेश्चन नंबर 74 पूछता है कि निम्नांकित में किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? Which cell organelle is called powerhouse of the cell? And answer will be mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों भाई, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा कि देखिए सेल का वह भाग जहां से एनर्जी रिलीज होता है। बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन यही है, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों भाई? तो यहीं से एनर्जी रिलीज होती है। किस रूप में? तो एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी रिलीज होता है। क्यों यहीं से एनर्जी रिलीज होता है? तो कोशिका के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस, श्वसन की क्रिया, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक करता है तो इसी से एनर्जी रिलीज होती है। तो कोशिका का वह भाग जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, कॉमन सेंस की बात है, उसी को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हम लोग एवरीडे लाइफ में जहाँ से बिजली बन के आती है उसको पावर हाउस कहते हैं। तो यहीं से एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सेल का क्योंकि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिससे केमिकल एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में, यह यहीं से होता है। इसमें 2-4 क्वेश्चन है कि भाई कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? तो यहीं से एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? तो यही रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है या उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसी से एनर्जी रिलीज होती है। और एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से या कंप्लीट ब्रेक डाउन, ऑक्सीडेशन ना कहें, कंप्लीट ब्रेक डाउन से 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। तो भाई जहाँ से एनर्जी रिलीज होगा उसी को पावर हाउस कहेंगे। तो आंसर ये इसका होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है 75, निम्नांकित में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुइसाइडल बैग। और एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था एटम बॉम्ब, तो ये सेंस लगाना होगा। एक ही चीज को पूछना है तो डिफरेंट ढंग से घुमा के वो पूछता है, ताकि आप अपने सेंस को यूज कर सकें, कॉन्सेप्ट का यूज कर सकें, रट्टा मार पैटर्न पर काम न चलाए। तो एटम बॉम्ब जो ब्लास्ट करेगा तो सेल मर जाएगा। सुइसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, कोशिका के अंदर ही एक थैली है ना। इसका आंसर होगा एक्चुअली लाइसोसोम। और एक्चुअली ऐसा क्यों होता है ये समझ, ये भी पूछता है क्यों होता क्या है कि लाइसोसोम जो है ये अगर फट गया, ये एक थैली है, ये फट गया तो लाइसोसोम का जो एक्चुअली लाइसोसोम का काम होता है कि कोशिका के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको इसके डाइजेशन में ये यूजफुल है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम भरा होता है, पाचक रस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और यह जटिल अणुओं को पचाने में सहयोगी है। तो भाई इसमें पाचक रस बना हुआ भरा हुआ है, और यह किसी कारणवश अगर फट गया तो पूरे सेल को गला पचा देता है, यानी सेल का डेथ हो जाता है। इसीलिए इसको सुइसाइडल बैग कहा जाता है। तो जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि निम्नांकित में किस कोशिकांग को अकोशिकांग सेल ऑर्गेनेल आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आंसर होगा लाइसोसोम।
चलिए बच्चा लोग, फिर मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और आप सभी को यह छूट है कि किसी प्रकार का अगर आपका कोई कमेंट हो, नेगेटिव पॉजिटिव, आप इसमें कोई संकोच नहीं करना है, कमेंट जरूर करें। और कोई अगर आपको लग रहा हो कि नहीं और इसको इस ढंग से डील किया जाए, या कोई डिमांड हो या आपको लग रहा हो कि नहीं पैटर्न इस तरह से किया जाए, ये हम लोगों को दिया जाए तो सुविधा होगी, तो बीपीएससी विद्यापीठ सहज आपके समक्ष हाजिर है और आपकी आलोचनाओं को भी यह सहर्ष स्वीकार करता है, ताकि आपका उद्देश्य और बीपीएससी विद्यापीठ दोनों का उद्देश्य लगातार पूरा होता रहे। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर इसी प्रकार के उपयोगी सामग्री को लेकर विद्यापीठ पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।